अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन और उससे पहले की जो गहमा गहमी और बिलखसूस ओवर द वीकेंड जिस तरह से जलसे वहाँ पर जारी रहे, हुकूमती जलसे और फिर कहीं पर फ्लॉप जलसे की बात हमने सुनी, कहीं पर बड़ी तादाद में अवाम निकल कर आए और इसमें हुकूमती जो वज़रा हैं वो भी कैंपेन कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ख़ुद कश्मीर पहुँचे, दूसरी जानिब मरियम साहिबा वहाँ पर बड़े ज़ोर शोर से अपनी कैंपेन कर रही हैं, आसफ़ा साहिबा बिलावल साहब की एब्सेंस में वहाँ पर मौजूद हैं। जो सारा का सारा इस वक्त मामला हम देख रहे हैं और ये सिलसिला शुरू हुआ जब मुराद सईद साहब और अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पर पहुँचे और फिर अली अमीन साहब की जो तकारीर थी, फिर जो पैसों के इस्तेमाल की बात थी, फिर उनके काफ़िले पर एक हमले की बात, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के हवाले से कुछ चीज़ें थी, लेकिन तमाम तर मामलात की धज्जियाँ बिखेरी गईं। मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर पैसे तकसीम करने की वीडियोज़ भी चल रही हैं, फायरिंग किस तरह से की गई वो भी किसी से भूला हुआ नहीं है, पैसे दे के वोट उन्होंने कैसे ख़रीदना है वो भी पता है। खान साहब अली अमीन साहब को अपने साथ फिर भी स्टेज पर बिठा रहे हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो हमें नज़र आ रही हैं और ऐसे में जो एक चीज़ नहीं नज़र आ रही किसी भी सियासी जमात की तरफ से, वो कश्मीर के मसाइल हैं, कश्मीर के इशूज़ हैं और उनका क्या रोड मैप है, उनको हल कैसे करना है, एक एक इलाके का क्या क्या मसला है, मकबूजा कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी है, या वो जमातें जो इस वक्त इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं और पुरज़्म है कि वो वहाँ पर अपनी हुकूमत बनाएंगी, वो क्या पॉलिसी रखते हैं कश्मीर को लेकर, ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर, भारत को लेकर। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिस पर कोई जलसे जुलूस में बात नहीं कर रहा, बल्कि जो यहाँ पर एक दूसरे पर बातें की जाती हैं वो ही बातें एज इट इज़ उठाकर कश्मीर ले जाई गई। कल इमरान खान साहब ने भी नवाज शरीफ साहब के हवाले से उनके एक्टिंग करने, उनके बाहर चले जाने एक्टिंग करके और ये तमाम तर चीज़ों का जिक्र किया। हाईलाइट यही रही, मरियम साहिबा जब बात करती हैं तो वो खान साहब की नाअहली की बात करती हैं। कोई बड़ी तादाद में अवाम निकलते हैं, अगर कोई बात नहीं कर रहा तो वो कश्मीर के अवाम की, उनके मसाइल की बात इन तमाम तर जलसों में नहीं कर रहा। अब वक्त कम है, ईद और ईद के बाद इलेक्शन है। मैं चाहूँगा ज़रा इस जो तर्ज़ सियासत है उस पर आज के प्रोग्राम में ज़रा हम कुछ तफसील से बात करें और क्या हासिल वसूल होगा इसका। मैं चाहूँगा ज़रा इसको भी हम डिस्कस करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ़ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ताहिर मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुबशिर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। ताहिर मलिक साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा, कैसे देखते हैं आप, वैसे तो ना कोई जीबी जाता है इनमें से, ना कोई कश्मीर जाता है, इलेक्शंस में सब वहाँ पहुँच जाते हैं और अब दोबारा शायद 5 साल के बाद ही जाएंगे। जो गहमा गहमी है इसको कैसे देख रहे हैं, जो तकारीर हो रही हैं उनको कैसे एनालाइज करेंगे आप? देखें, बड़ा आपने अच्छा मैं समझता हूँ आपने आगाज़ में जो चीज़ें बोली हैं वो बड़ी सेंसेबल और बड़ी रियलिस्टिक आपने एनालिसिस किया है। उसके बाद कोई इतनी कोई बात मुझे लग रहा है करने की ज़रूरत नहीं है। अपेरेंटली जो आपने पॉलिटिकल कल्चर का जो क्वेश्चन किया, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान का इम्पैक्ट है। ये हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर रिसेंट पॉलिटिकल कल्चर है ना, वो उसमें इशू, अगर आप पाकिस्तान की 2018 की इलेक्शन निकालें या 2013 का इलेक्शन निकालें या रिसेंटली अगर आप 10 साल निकालें, तो हमारे यहाँ इशू बेस्ड पॉलिटिक्स बड़ी देर से ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई जिसने, मतलब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक बड़ा आसान एक कम्युनिकेशन उन्होंने की थी। मैं उसका क्रेडिट उनको देना चाहूँगा उस पार्टी को, रोटी कपड़ा मकान। तो उन्होंने एक इशू बेस्ड बात की कि पीपल्स पार्टी का क्या मतलब है कि आम आदमी की जो ज़रूरी आता है रोटी कपड़ा मकान आपको मिलेगा। तो वो एक पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल वेव आई, कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, मजदूर आए, किसान आए, तालिब इल्म आए, ख़वातीन आए, तो एक पॉलिटिकल अमल हुआ। मगर मेरे ख्याल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से लेके अब तक जब मैं देखता हूँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है ना, उसमें इशू ख़त्म हो गया, पहली बात। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ी जो बहस चल रही है वो बड़ी डेंजरस है। वो है कि यहाँ के इलेक्शन जो है ना वो ताकतवर हल्के कंट्रोल करते हैं, और मेरा ख्याल है कि पता नहीं वो कंट्रोल करते हैं कि नहीं करते। उसका एक इफेक्ट ये हुआ है कि पॉलिटिशियन ने ये शायद सीख लिया है कि वोट से तो हुकूमत बननी नहीं। लोगों को भी एक बहुत बड़ी एक फीलिंग हो गई है कि हमारे इलेक्शन जो है वो किसी काम के नहीं है, तो हुकूमत बनी बनाई आनी है, बनी बनाई चली जानी है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है जो आज़ाद कश्मीर की तरफ अब ट्रांसफर कर रहा है, वो है इंडिफरेंस का, ला तल्लगी का। पाकिस्तान का वोटर और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज काफ़ी हद तक ना अवाम के मसाइल से ला ताल्लुक है। ये तो आपका पहला पार्ट था। जहाँ तक एज ए रिपोर्टर या एज ए जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ कि मरियम की काफ़ी मैं समझता हूँ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इस वक्त आज़ाद कश्मीर में। नून लीग की थोड़ी सी स्लाइटली मुझे लगा पॉपुलर ज़्यादा जो हमारे रिपोर्टर्स
या जो मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं, और मरियम ने मजीद अपने आप को मर्ज किया एज ए लीडर, क्राउड पुलर, एज ए स्पीकर, और मरियम ने वो चीज़ें जमा करने की कोशिश की अपने आप में जो पाकिस्तानी या कश्मीरी अवाम सुनना चाहते हैं। एग्रेशन, ताकतवर को ललकारना, हुक्मरानों को सख्ती से बात करना, तो मरियम ने वो सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। इमरान को बड़ा सख्त लिया है, फिर एस्टैब्लिशमेंट पे बड़ा मलिक साहब, वो तो खुद प्रेशर ताकतवर घराने से ताल्लुक रखती हैं, उन्होंने क्या ताकतवर को ललकारना है? कौन ताकतवर है यहाँ? ये सारे ही ताकतवर हैं, पावर हाउसेज हैं सारे। नहीं, अगर तो आप इस तरह बात कर रहे हैं तो ये सारी परफॉर्मेंस की गेम है ना। हमारे यहाँ तो सियासत है, मेरा ख्याल में ये तो परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं स्टेज की बात कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो न मरियम लीडर है कि नहीं है, वो डिलीवर करती है कि नहीं करती। 30 साल में उनकी पार्टी ने कोई इंटेलेक्चुअली तो कंट्रीब्यूट नहीं किया, मगर मैं उनकी स्टेज परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। शी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, शी इज अ क्राउड पुलर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वो तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट थी। उनके जलसे भी वो बता रहे हैं, बड़ी तादाद में अवाम निकल रहे हैं। बुखारी साहब क्राउड पुलर हैं, बट ये क्राउड जो आता है वो देखने भी आता है, सुनने भी आता है, उनका अंदाज़े बयान पसंद होगा लोगों को। ये ठप्पा भी लगाएगा, वोट भी डालेगा। देखिए, मैं तो ताहिर मलिक साहब ने खूबसूरत अंदाज से बयान कर दिया और वो बड़ी रवानी से उस पॉइंट से गुज़र गए जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। बुनियादी तौर पे वोटर का सिस्टम पे जो है वो एतमाद ख़त्म हो गया है। अब वो ठप्पा कौन लगाता है, वोटर लगाता है या कोई और लगाता है, अब तो ये मैटर करता है। तो वोटर तो अपनी तरफ से बेचारे ठप्पे लगाते हैं, लेकिन अगर रिज़ल्ट ही चेंज हो जाएं तो फिर उस सूरत हाल में आपका ठप्पे के सवाल का मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। मैं आता हूँ थोड़ा सा, अगर कश्मीर के हम डायनामिक्स देखें हमेशा से इलेक्शंस के, तो वो यही होता है। माजी में भी प्रोग्रामों में डिस्कस आपके हो चुका है कि जो गवर्नमेंट सेंटर में बैठी होती है उसके पास रिसोर्सेज होते हैं, और नेचुरली कहीं ना कहीं से वो जो पावरफुल क्वार्टर्स जिनका हम नाम लेना अवॉइड कर रहे हैं उनकी आशीर्वाद भी होती है, कहीं ना कहीं आशीर्वाद शामिल होती है। तो ऐसी सूरत हाल में नेचुरली लोगों का टिल्ट भी उस तरफ चला जाता है कि देखिए हम कश्मीर में बैठे हुए हैं और हमें फंडिंग की ज़रूरत है, हमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है, हमारा जितना बजट आना है फेडरल गवर्नमेंट से आना है। तो जो फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए अगर हम कैंडिडेट्स को, यानी उनसे एफिलिएटेड कैंडिडेट्स को अगर हम वोट करेंगे तो हमारी शायद वेलफेयर का काम ज़्यादा आसानी से हो जाए। ये एक माइंडसेट कश्मीर में चलता है हमेशा से, और वही हम देखते आए हैं और माजी में भी इसी तरह ही होता रहा है। और इस दफ़े यकीनन इस वक्त अगर आप देखें तो मैं कतई नहीं हिचकिचाऊँगा ये कहने में कि मरियम नवाज़ जो हैं वो क्राउड पुलर हैं। फिर उनको एक जिसे हम कहते हैं ऑरेशन, जिसे आप ख़ताब कहते हैं ऑरेटर के तौर पे, वो बड़ा धुएंधार किस्म के ख़ताब कर रही हैं। और ये भी देखिए उनका कई जगह पे स्किल भी नज़र आता है। मसलन खान साहब ने जब उनके बेटे के हवाले से बात की तो उन्होंने अवाम को ये बावर कराया, देखिए मैं ये बात नहीं करना चाहती लेकिन मजबूरी में कर रही हूँ चूँकि मेरे बेटे पे बात आई है। तो फिर इमरान खान साहब के बच्चों के हवाले से उन्होंने बात की। लेकिन अगर आप तारीख़ी तौर पे देखें तो पाकिस्तान में जैसे मलिक साहब ने फरमाया अवामी मसाइल के ऊपर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद वाकई किसी लीडर ने उस तरीके से बात नहीं की, उस तरह का एजेंडा नहीं दिया। और ये जो घरेलू मामलात को सियासत में लाना, ये भी हमने गालिबन 79 के बाद ही देखा। और उस वक्त चूँकि ये टूल्स थे तो ये नैरेटिव उनके बच्चों के हवाले से भी यही लोग इस्तेमाल करते रहे हैं। तो आज उन्हें ख़ुद भी वही फेस करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टी में मरियम नवाज़ ने जान डाली हुई है। अगर आप क्राउड को मद्दे नज़र रखते हुए देखें तो कश्मीर में इस वक्त तक जो बरतरी नज़र आती है वो नज़र आती है PMLN की। और दूसरा आपने इंट्रो बहुत खूबसूरत दिया अरसलान, मुझे भी ये आपको आपने कहने पे मजबूर कर दिया। ये अजीब इलेक्शन है। उसमें आप देखिए कि जो ऐसे फेसेस हैं जो नोटोरियस हैं, आई एम सॉरी टू यूज़ द वर्ड नोटोरियस, जो PTI के फेसेस की मैं बात सही कह रहे हैं सर आप। बुखारी साहब जरा उस पर आते हैं। मैं जरा एक और मामले पर जरा ताहिर मलिक साहब की जानिब बढ़ूंगा। ताहिर मलिक साहब, हमने मरियम साहिबा के हवाले से तो बात की, क्राउड पुलर हैं, और अब आप देखें दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी में बिलावल साहब काफ़ी पॉलिश ग्रूम हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन आसफा साहिबा को मुल्तान में पहली दफ़ा हमने देखा था और अब कश्मीर उनको भेजा गया है। ये काउंटर करना है मरियम साहिबा को
आसफा साहिबा को भेजकर, या ये अदरवाइज कोई एक स्ट्रैटेजी है पीपल्स पार्टी की, किस हद तक सक्सेसफुल है? और उनमें दो इट्स वेरी अर्ली टू से, लेकिन कितना पोटेंशियल आप देखते हैं आसफा साहिबा में, कल को वो किस हद तक लीड करेंगी और मामलात को चलाएंगी? देखिए, एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है, बड़ी अफसोसनाक है, उसमें थोड़ा सा इमरान को एच भी जाता है कि शायद इमरान खान पाकिस्तान का एक बड़ा पॉलिटिशियन है, प्राइम मिनिस्टर है, उसका कोई बेटा या भाई नजर नहीं आता। तो ये मैं समझता हूँ बड़ी अफसोसनाक बात है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लेगेसी हो तो फिर बेनज़ीर है, फिर बेनज़ीर के बाद बिलावल आए, अगर बिलावल अमेरिका में चला जाए, उसको कोई काम पड़ जाए, तो फिर उसकी बेटी बख्तावर आ जाए, तो पता नहीं बख्तावर को अल्लाह ना करे उसकी तबीयत खराब हो जाए, उसकी कोई सर दर्द हो जाए, तो फिर बड़ी बहन को नहाना पड़ जाए। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान मतलब डार्क एज से भी कोई पुराने ज़माने के हम लोग हैं कि ब्लड ही हमारे लिए चलता है। मेरा ख्याल है इतना तो औरंगजेब के शाहजहां के बच्चों में भी लड़ाई होगी थी कि नहीं यार हम लड़ के फैसला करते हैं। दिस इज टू मच, यानी कि 2021 में आप कहाँ किस दुनिया में फंसे हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है किसी हद तक जो एज ए ऑब्जर्वर, पीपल्स पार्टी ने, जरदारी साहब ने मेरा बड़ा क्लियरली फैसला कर लिया। उनका फैसला कि उनकी सियासत सारी सिंध तक है। अगर आप 20 साल से स्टडी करें तो आपको पहले उनकी एक अंडरस्टैंडिंग नजर आती है नवाज शरीफ के साथ कि भी एक दफ़ा आप इस्लामाबाद आ जाओ, एक दफ़ा हम इस्लामाबाद आएंगे, कराची इस पंजाब आपका हुआ, सिंध हमारा हुआ, वो बीच में से इमरान खान साहब आ गए। तो मुझे लगा कि अब शायद ये जो मुफाहमत की बात है ना, वो इसी तरह कोई हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप में, क्योंकि वो सख्त नहीं है, नेशनल विजन नहीं है, बड़ा कोई प्लान नहीं है, कोई लार्जर कोई इनकी मेरा ख्याल को अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है ना इंटरनेशनल रिलेशन पे, क्योंकि हमारे यहाँ आदत ही नहीं रही पॉलिटिशियन ना कभी उसके पास फॉरेन पॉलिसी आई है ना फाइनेंशियल पॉलिसी आई है। तो उनके मेरा ज़हन में ये फैमिली SHO को बदलना, ये अपना पटवारी की साइंस, इससे ज़्यादा ये इनका विजन ही नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी का कोई नेशनल विजन है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आप सिंध से हरा सकते थे, पंजाब से नहीं हरा सकते। तो इतना बड़ा फेलियर हुआ है पीपल्स पार्टी का। मतलब मेरी समझ से बाहर है कि आप पीपल्स पार्टी से अभी तक मतलब भुट्टो फैमिली से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। बिल्कुल सही, भुट्टो फैमिली से बाहर नहीं निकल पा रहे। ये बात आपकी बजाय एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है। ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। आप ज़रा कुछ बात करते हैं। हमने नून लीग पे बात कर ली, पीपल्स पार्टी पे बात कर ली। मैं मुबशिर बुखारी साहब थोड़ा सा ज़रा बातें हैं हुकूमत की तरफ। आपने कहा कि गालिबन मलिक साहब फरमा रहे थे कि खान साहब का कोई बेटा भाई नज़र नहीं आता। बड़ी अच्छी बात है, नहीं आता, लेकिन और बड़े लोग हैं जो हमें नज़र आते हैं। शायद हम उन पे भी एतराज़ होता है कि क्यों नज़र। आप कोई नोटोरियस फेसेस की शायद बात कर रहे थे पहले, कौन है वो सर, और किसको, कौन आपको ऐसा लगा और क्या देख रहे हैं आप, और कश्मीर में कहाँ नजर आए वो लोग? अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा पीछे जाके बात को आगे लेके जाता हूँ। जी श्योर। देखिए, पीपल्स पार्टी की बात कर रहे थे मलिक साहब, हमारे बड़े मोहतरम हैं, सीनियर हैं, दोस्त भी हैं। सबसे अहम बात, पीपल्स पार्टी को मेरा ख्याल है एक सिस्टमेटिकली पंजाब से ख़त्म किया गया है, और मलिक साहब ने बड़ा करीब से इन सारे वाक़यात को देखा है, और मैंने भी देखा है। और ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी में है लेकिन पंजाब में हुकूमत नहीं बना पा रही। भट्टू साहब उसकी वाज़ेह मिसाल थे, 15-18 सीटों के साथ जुनेजो लीग की गोद में डाल दी गई थी। उसके बाद 2008 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती थी, लेकिन चूँकि एक कोलिशन और लेकिन उसके साथ साथ प्रेशर, जब आपको मैसेज कन्वे हो जाए कि आप पंजाब में गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकेंगे, नहीं कर पाएंगे या नहीं करने दिया जाएगा, ये तीनों डिक्शन चलते हैं, तो वो भी एक फैक्टर था। और जब आपकी पंजाब में हुकूमत नहीं है, आप पंजाब के अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो आप पंजाब में से अपनी ग्रिप कमज़ोर कर रहे हैं। जितने भी स्प्रिंटर्स मेजर बने हैं इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद, कोई भी इलेक्शन उठा के माजी के देख लीजिए, पंजाब से ही ज़्यादातर बने हैं। तो ये तो एक अलमिया हमारे साथ है ना।
अब आते हैं दूसरा कि इमरान खान का बेटा नज़र नहीं आता। मैं अर्ज़ ये करता हूँ कि पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है, ये मरोसी सियासत को हमारी अवाम चूँकि फॉलो करती है तो ये मजबूरी है। आज आप भुट्टो ख़ानदान को पीपल्स पार्टी से माइनस कर दीजिए, ज़ीरो हो जाएगी। आप नवाज शरीफ को माइनस कर दीजिए, ज़ीरो हो जाएगी PMLN। और मैं आज आपसे ये कहता हूँ कि इमरान खान को PTI से ज़रा हटा दें तो शायद ये पार्टी के तौर पे एग्जिस्ट भी ना कर पाए। अब आते हैं कश्मीर में जो चॉइस किया, बहुत अच्छे फेसेस आपके पास हैं, बहुत रेप्यूटेड फेसेस PTI के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन आपने चुन के वो कंट्रोवर्शियल फेसेस भेजे हैं वहाँ पे जिनकी क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी कोई नहीं है, और वहाँ पे जाके मज़ीद उन्होंने जो हरकत व सकनात की हैं वो हुकूमत के लिए उसने कुछ अर्न नहीं किया। मेरा ख्याल है हुकूमत को डेंट डाला है। क्या अच्छा होता कि अगर आप वहाँ पे यूज़ कर लेते, शाह महमूद कुरैशी साहब को यूज़ कर लेते, एक अच्छे स्पीकर हैं, सॉफ्ट स्पोकन आदमी हैं आपके पास। चलिए आप KP से ही अगर आपने लेना था तो आप खटक साहब को भेज देते, सॉफ्ट स्पोकन आदमी हैं। लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आई। इसमें आप अगर खान साहब का देखें तो वही जो क्रिकेट टीम का माइंडसेट था, लाइक्स और डिसलाइक्स पर्सनल, मेरा ख्याल है वो छलकता है उनके तर्ज़ सियासत में, और ये इन्हें डैमेज कर चुका है और मज़ीद भी करेगा। डैमेज कर चुका है, मज़ीद भी करेगा। मलिक साहब, आप कैसे देखते हैं? खान साहब के हवाले से तो हम सारे ही बड़े मोतरफ़ होते हैं, हम कहते हैं जी बड़े अपराइट हैं, दर्द रखते हैं, करप्ट नहीं हैं, ये सारी चीज़ें। एक चॉइस पर एतराज़ उनकी मुसलसल चला आ रहा है जब से वो उन्होंने हुकूमत बनाई। उनकी पंजाब की चॉइस पर लोग आज भी सवाल उठाते हैं, हम उठाएं या ना उठाएं। उनकी कैबिनेट में लोग सवाल उठाते हैं। असम्बली में फ्लोर ऑफ द हाउस पे किसको माइक कितना दिया जाता है और कितना माहौल ख़राब होता है, लोग सवाल उठाते हैं। किसको कश्मीर आप भेजते हैं कैंपेन करने के लिए, लोग सवाल उठाते हैं। ये बाय डिज़ाइन है चॉइस का मतलब ये एक आपको, मुझे, हम सबको नज़र आ रहा है कि बेटर चॉइस है पार्टी में है, लेकिन खान साहब को ये लोग पसंद आते हैं। क्या क्या माइंडसेट, क्या है, वजह क्या है सर? मैं समझता हूँ इमरान खान ने कोई थोड़ा सा, मैं समझता हूँ वो उनकी नेचर जो मुझे लगी है, मेरा एक ज़माने में खान साहब के साथ बैठना उठना भी था, मुझे लगा कि इमरान खान का जो माइंड है ना वो एक फास्ट बॉलर वाला है, वो गुस्से वाला है कि आपने ना बाउंसर मारना है, आपने बस 3 विकेटें देखनी, आपने उसको आउट करना है। जबकि पॉलिटिक्स जो है ना इट्स ए आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। पॉलिटिक्स में सिचुएशन कुछ हो रहा है, अल्फाजों की खेल हो रहा है, बॉडी लैंग्वेज हो रहा है। तो खान साहब, क्योंकि आप हैबिट में होते हैं, खान केम एज ए अग्रेसर, एक फास्ट बॉलर की शक्ल में आया, पूरी दुनिया में छा गया। उसने मतलब जितनी भी अचीवमेंट्स है वो कन्फ्रंटेशनल है, वो महाजराई वाला करेक्टर है ना। जब वो खान साहब कहते हैं कि मैंने तो जिंदगी में इतने बड़े स्टेडियम देखे हैं, पूरा स्टेडियम मेरे खिलाफ है इंडिया में, तो मैं विकेट लेता हूँ। तो वो एक पॉलिटिशियन जो है वो कम्युनिकेशन का बंदा होता है, वो कंसेंसस का बंदा होता है। तो इमरान खान की जो मेकिंग है ना, उसके अंदर एक कन्फ्रंटेशन है। और मेरा ख्याल है ये गंडापुर जैसे लोग कॉन्शियसली इमरान खान साहब खुद भेजते हैं, और खान साहब उनको अप्रिशिएट करते हैं कि आप अच्छा किया है, तुमने मैसेज दिया है। क्योंकि खान साहब की मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तानी कल्चर में अगर आप बदतमीजी करते हैं, आप किसी अहम बंदे को या पुराने साबिक वजीर आज़म को या पॉपुलर बंदे को बेइज्जत करते हैं, तो आप अपने मसल दिखाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तानी कल्चर की एक अक्कासी है। इसीलिए अगर आप देखें यहाँ पे इश्यूज क्यों खत्म हुए हैं। अब आज़ाद कश्मीर में एक फिक्रा भी नहीं मैंने सुना कभी आज़ाद कश्मीर के इश्यूज के बारे में। 2018 में भी देख लें, महंगाई का इशू जो था, महंगाई 55 रुपए से आपने तनकीद की, अब 120 रुपए की चीनी हो गई है। आपके पास है ही कुछ नहीं। बिजली आप देखें कहाँ से कहाँ चली गई, डॉलर देखें कहाँ से कहाँ चला गया। आपने 2000 बिलियन डॉलर बाहर से लाने थे, आपने पाकिस्तान, मतलब ये एक इस क्लास की कॉमेडी हुई है कि दुनिया की तारीख में पहली दफा हुआ कि आपने करप्शन खत्म किया है, चोरों को खत्म किया है, तो पाकिस्तान की हर चीज 100 टाइम्स महंगी हो गई है। तो इस तरह की कॉमेडी में फिर आप कन्फ्रंटेशन ही कर सकते हैं ना आपके पास प्लान है, ना आपके पास फॉरेन पॉलिसी है, ना आपके पास वजारत खजाना है, ना आपके पास डायरेक्शन है। तो फिर उसमें आप साइकोलॉजिकली अपने वोटर को एक बताते हैं कि आपके अब्बू जो है ना बड़े लड़ाके और बड़े बदतमीज हैं, हम किसी को छोड़ते नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकली माइंडसेट है। तो आप क्या समझते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग PTI के लोगों को, वज़ीर आज़म साहब को, ताहिर मलिक साहब खुद से होगी कि नहीं कुछ हो पा रहा, मामलात ख़राब हैं, या वो उनको सब अच्छा की रिपोर्ट मिलती होगी, रावी चैन ही लिख रहा है उधर वज़ीर आज़म हाउस में? मैं जो पता नहीं, पाकिस्तान का मीडिया भी इस पे बात नहीं करता। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस है ना, वो क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन है। पाकिस्तान में ये आम बंदा गंडेरी बेचने वाला,
मजदूर, हर बंदा, उसको ये शक पड़ गया कि इस मुल्क में इलेक्शन से ना हुकूमतें आती हैं ना वोट से जाती हैं। मेरा हाल है, जब से ये चीज आप नहीं ना निकालेंगे, आप लीडर्स नहीं पैदा कर सकते, आप पॉलिटिकल पार्टीज बना ही नहीं सकते। चाहे ये जेली है या परसेप्शन है या रियलिटी है, इस पे मुझे पता नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ये मसला हल हो जाएगा ना सर? अब तो थोड़ी देर नहीं, ये इस तरह नहीं हल होगा, नहीं इस तरह नहीं होगा, इतना बचपना अच्छा नहीं लगता। मेरा हाल है, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमतें, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान के मीडिया को एक कंसेंसस पे आना पड़ेगा कि ऐसा कोई सिस्टम लाया जाए जिससे इलेक्शन हर एक के लिए काबिल कबूल हो जाए। और पाकिस्तान में, ये लास्ट सेंटेंस में बोलना चाह रहा हूँ, जब तक पाकिस्तान का कल्चर, स्टेट ये कल्चर पैदा नहीं करती कि यहाँ हुकूमत वोट से बनेगी और वोट से जाएगी, तो इस तरह की मीडियोक्रेसी आपको रूल करती रहेगी। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुबशर बुखारी साहब, आखिरी चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, हमने सुना है वज़ीर आज़म हाउस की दीवारें बड़ी मोटी हैं, जो भी अंदर उधर चला जाता है वज़ीर आज़म बन के, उसको बड़े अच्छे की रिपोर्ट मिलती है और आवाम की चीखों पुकार वहाँ तक नहीं पहुँच रही होती। इस मौजूदा हुकूमत में भी मामला यही है, या बात पता होगी जानबूझकर ये तासुर दिया जाता है कि नहीं सब ठीक है, या वहाँ भी मुशीरान और आगे पीछे के लोग कहते होंगे जी बेहतरीन जा रहे हैं, परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है, आवाम खुश हैं, दूध की नहरें बह रही हैं, अगले 5 साल भी हमारे। ज़रा आप देखिएगा, माजी में भी होता रहा है इस तरह। मुल्क की सूरत हाल जो है, मियाँ नवाज शरीफ सैफुर रहमान से अखबारात सुन के जांचा करते थे, और फिर उसके बाद सैफ साहब जिस तरीके से भी किसी भी खबर को इंटरप्रेट करते थे उस पर यकीन कर लिया जाता था। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस शायद मौजूदा हालात से कदरे बेहतर थी। अभी खान साहब के एडवाइज़र्स को ज़रा चेक कर लीजिए, एडवाइज़र्स के हालात ये हैं कि उन्हें उन एथिक्स का भी नहीं पता जिसमें वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर सकें, और वो वही लोग हैं जो शाम को बैठे होते हैं, जो सुबह को उनके साथ होते हैं, और सुबह की ब्रीफिंग और शाम की ब्रीफिंग और अगले दिन क्या लाहे अमल लेना है, ये ना पार्टी की कोर कमेटी सेट कर रही है, ना पार्टी की पार्लियामेंट्री कमेटी सेट कर रही है, ना पार्टी की अगर कोई दूसरी लीडरशिप है वो सेट कर रही है। ये वही एडवाइज़र्स हैं और इसी तरह के ही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में, और दूसरा इंसान को अपने अंदर जो शॉर्ट कमिंग्स होती है ना अरसलान साहब, उसका पता होता है, और ऐसी सूरत हाल में जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाए और आपको पता हो मैं ये करने के अहल नहीं हूँ लेकिन मैंने करना है चूँकि मैं एम्बिशियस हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में मैं अरसलान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दूंगा। मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे दलील की बात की बजाय वहाँ पे झगड़ा हो जाए, क्योंकि जहाँ पे दलील आ जाएगी तो दलील आपको देना पड़ेगी, और अगर आपके पास दलील नहीं है तो आप गाली देंगे और गाली के जवाब में पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। यही पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त हो रहा है। इसी वजह से अवाम की बात नहीं होती, इसी वजह से चूंकि गाली चलती है, इसी वजह से हमारे पूरे मीडिया का फोकस उस गाली पे हो जाता है, अवाम के हकीकी मसाइल पे नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है, पूरे कल्चर को बदलने की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए अगेन हमारे इलेक्टोरल सिस्टम पे ट्रस्ट डेवलप करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और तमाम स्टेक होल्डर को इसके लिए काम करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये जो हमने यहाँ पे एक जिसे आप सर्कस कहते हैं वो करते रहिए, लगाते रहिए, एक दिन आएगा कि ये सर्कस स्टेज करने की जगह भी आपके पास नहीं बचेगी। राइटली सेट, सर्कस स्टेज करने की जगह भी आपके पास नहीं बचेगी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ताहिर मलिक साहब, मुबशर बुखारी साहब, आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, कश्मीर का इलेक्शन है, और जो बात प्रोग्राम के आगाज़ में कही, जो मेहमानों ने कही, बात मोर और लेस वही है। भिंबर में हो या कहीं पलंदरी में हो या मुजफ्फराबाद में हो या जहाँ भी हो, दिल ये ख्वाहिश ये होती है, मेरी ख्वाहिश ये होती है, यकीनन कश्मीर के अवाम की भी होती होगी, कि कोई होमवर्क करके आएँ कि ये इस इलाके के 6 मसले हैं, ये अगर मुझे वोट दिया, हमारी जमात जीतती है, हम हुकूमत बनाते हैं, ये प्रायोरिटी पे हम आपके मसले हल करेंगे। अलमिया ये है कि ऐसी कोई बात नहीं हो रही। जो बातें टॉक शोज़ में, न्यूज़ में, टीवी में 3 साल से कश्मीर की आवाम देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि किस तरह नवाज शरीफ ने क्या किया,
मरियम साहबा बताती हैं कि इमरान खान का क्या किरदार है, इमरान खान साहब बताते हैं पीपल्स पार्टी चोर है, पीपल्स पार्टी बताती खान साहब सिलेक्टेड हैं। वही बातें वहाँ पर रिसोर्स स्पेंड करके जलसों में अवाम फिर वही बातें सुन रहे हैं। गो के वो सुनने अपना मसाइल चाहते हैं, अपने मसाइल का हल चाहते हैं, उनकी दाद रसी कौन करेगा, चीज़ें कैसे बेहतर होंगी। एंड दैट्स द ओनली थिंग मिसिंग इन कश्मीर इस पूरी कैंपेन में, तीनों सियासी जमातों के लिए, मेरे ख्याल से सब के लिए एक सोचने का मुकाम है। आज के प्रोग्राम से इतने, अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।